नमस्कार। न्यूज बीन के लिए ये है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हमारे साथ है उत्तर प्रदेश लखनऊ से शिल्पी चौधरी। शिल्पी चौधरी एक सामाजिक। नमस्ते शिल्पी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। शिल्पी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लेखिका है, वो एक राजनैतिक कार्यकर्ता है और एक पशु प्रेमी है। वो बातचीत में उन सभी चीजों के बारे में बताएंगी। शिल्पी जी, हमारे कार्यक्रम में आज आप शामिल हुई, हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है और हम जानना चाहेंगे कि आप अपनी जिंदगी के सफर के बारे में बताएं कि कैसे आप एक सामाजिक कार्यकर्ता बनी, ताकि दूसरी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन्हें प्रेरणा मिल सके। तो अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। धन्यवाद आपका इसलिए भी कि आप मेरी बहुत बड़ी प्रेरणा हैं। इस पूरे जो सामाजिक परिवर्तन की जो एक यात्रा मेरी शुरू हुई, मैं बताऊंगी कैसे मैं आपसे भी जुड़ी और आपने मुझे कैसे गाइड किया। तो ये बात थी 2010 की, जब मैं चूंकि दलित हूँ और इत्तेफाक से थोड़ी बहुत देखने में अच्छी रही हूँ, तो मेरे पति के जो बॉस थे उनका कुछ मेरे प्रति झुकाव या कुछ उन्होंने अनफेयर मीन्स चाहे मुझसे, और लोगों पर भी उनका दबाव रहा होगा। और जब वो बात उनकी मन नहीं पाई, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, शायद 30-32 साल की थी उस समय, और मैं नहीं समझ पाई कि ये क्या चाह रहे हैं। मैं शादीशुदा थी, मेरे 2 बच्चे थे। वो मेरा उनको मना करना पूरा सार्वजनिक तौर से हमारे उत्पीड़न में बदला, मेरे पूरे परिवार के उत्पीड़न में बदला। मेरे पति को सार्वजनिक रूप से ऑफिस में उनके सबऑर्डिनेट्स के सामने, जूनियर इंजीनियर्स के सामने, एसडीओ के सामने, वो एक्सियन थे उस समय, उनको बेइज्जत किया जाता था पब्लिकली। फोन पर माँ बहन की गालियां सुबह सुबह चीफ इंजीनियर द्वारा दी जाती थी। और ये पूरा सिलसिला तकरीबन 1 साल चला। उस बीच हमारा सामाजिक बहिष्कार कराया गया उन महोदय द्वारा। हमारे घर में विभाग का कोई व्यक्ति नहीं आ सकता था, हमको किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता था, मतलब जितना जैसा फिल्मी हो सकता था। मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। और होते होते इतना ज्यादा हुआ, खुलेआम उन्होंने मुझे, उनकी पत्नी ने चमार, चमारिन और बहुत बार कहा। जब मैंने इसका प्रतिरोध किया तो उन्होंने कहा कि आप चमार हैं, आपको चमार तो सुनना ही पड़ेगा, इसमें कैसी आपको आपत्ति है। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मुझे इसका कोई क्षोभ नहीं है, कोई दुख नहीं है कि मैं चमार हूँ। लेकिन आप अगर इसको ताने या गाली के रूप में मुझे देंगी तो वो नहीं मैं बर्दाश्त करूंगी। और ये जो झगड़ा था, ये होते होते इतना हुआ कि मैं एडीजी SC ST स्पेशल एक्ट ओपी सिंह साहब, जो अभी डीजीपी होकर रिटायर हुए हैं, उनके पास ये पूरा झगड़ा लेकर पहुंची। और वो भी बड़े हैरान रह गए थे कि इस कदर उत्पीड़न हो रहा था हमारा पूरे 11-12 महीने से। मेरे पति का 1 महीने में 4 बार ट्रांसफर कराया गया, 11 झूठी इंक्वायरी उनके ऊपर लगाई गई। ये सब होने के बाद हम लोगों से सरकारी मकान खाली कराया गया, जबरदस्ती बिजली काट दी गई, फोन काट दिया गया, सब कुछ हुआ। और जब मैं एडीजी साहब के पास पहुंची तो उन्होंने तुरंत एफआईआर के आदेश दिए। चूंकि वो एक सरकारी अधिकारी थे तो उन पर सीधे एफआईआर बगैर जांच के नहीं हो सकती थी। पूरा बरेली जिला हिल गया था, पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया था, पूरा पावर कॉर्पोरेशन और शक्ति भवन हिल गया था, क्योंकि एक एक्सियन की बीवी ने चीफ इंजीनियर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और पूरी मशीनरी उस भ्रष्ट चीफ इंजीनियर को बचाने में लग गई थी। मायावती जी का वो शासन था। और जब मुझे लगा कि पुलिस एक तरफा होकर, क्योंकि बहुत सारे जांच अधिकारियों को उसमें बदल दिया गया, जो उसमें जिन्होंने मेरे बयान दर्ज किए, 24 घंटे के अंदर हटा दिया गया। मुझे जान से मारने की धमकी, बलात्कार की धमकी, मेरे बच्चों के अपहरण की धमकियां मिलने लगी। तो कुछ पुलिस अधिकारियों ने मदद भी करी, लेकिन फिर मैंने ये केस पूरा कोर्ट में डाल दिया। कोर्ट में मैं लगातार 1 साल तक इसको लड़ती रही और 1 साल बाद पेशकार की एक
फर्जी गलत लाइन जो आखिरी में, और मैं बिल्कुल नई थी और बिल्कुल अकेली थी, पूरा विभाग मेरे खिलाफ हो गया था, क्योंकि हर एक को लगता था कि कैरियर खराब हो जाएगा अगर बॉस के खिलाफ जाएंगे। तो अकेले मैंने वो लड़ाई लड़ी, और उस समय जो मेरी लड़ाई थी, उस समय मेरे साथ सिर्फ मेरे 3 पालतू श्वान थे, मेरे कुत्ते थे, जो रात दिन मेरे साथ बिल्कुल मेरे अंगरक्षक के तौर पे रहे। और मैं उस शहर, बरेली शहर में अकेली अपने 2 बच्चों के साथ थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जबरन ट्रांसफर कर दिया गया था दूसरी शहर में, फैजाबाद। और बहुत बहुत ज्यादा उत्पीड़न हुआ, और जब ये जाके मैंने कोर्ट में डाल दिया, सीजीएम कोर्ट से खारिज हुआ, मैं हाई कोर्ट लेके गई, उसके बाद उस अधिकारी पर कार्रवाई हुई, उसका पेंशन रुकी। ये सब इतना ट्रॉमेटिक था कि 2010 से लेके 2013 तक ये जो मेरी लड़ाई थी, 12 तक, 12 के बाद जब उसकी पेंशन रुकी, उसकी वो रिटायर होके आगे प्रमोशन चाह रहे थे, वो सब रुका, और बहुत उनको डैमेज हुआ, इमेज का डैमेज हुआ। उस पूरे जर्नी को जो मैंने झेला, मेरे परिवार ने झेला, जो भी शक्ति आई, लेकिन अकेले झेला। मेरे जाति के लोगों ने मुझे धोखे दिए, और मेरे साथ सवर्ण समाज आया। मेरी जाति के अधिकारियों ने झूठे हलफनामे कोर्ट में दाखिल किए, और वो इतनी एक बड़ी लड़ाई थी जो एक महिला के लिए लड़ रही थी, उसके साथ कोई नहीं था, पति भी परेशान था, बच्चे भी दुखी हो चुके थे। तब मुझे लगा कि अगर मेरे जैसे बड़े अधिकारी की पत्नी को इतना उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है, किसी की गलत डिमांड पूरी न करने के लिए, और एक दलित जाति से आने के कारण, तो आम दलित का क्या होता होगा, या किसी आम व्यक्ति का क्या होता होगा। दलित का विषय नहीं था, क्योंकि मेरे साथ दलित समाज नहीं था उस समय, मेरे साथ सवर्ण समाज था, जो जानता था कि मैं एकदम सही हूँ, मेरा परिवार एकदम सही है। बहुत लोगों ने मुझे मदद करी, चोरी छुपे करी, और वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। और मुझे लगा कि ये इतने बड़े जो ट्रॉमा, इतने झंझावत से अगर मैं निकली हूँ, तो इसके पीछे निस्संदेह जो सृष्टि है, उसका कोई बड़ा उद्देश्य है जिसने मुझे बचाया है, और मुझे अब उस उद्देश्य को पहचानना है। और मैं फिर मेरा शायद 15, 16, 18 घंटे मेरा समाज सेवा में जाता है। इत्तेफाक से मैं उस समय फिर अयोध्या फैजाबाद मेरे पति की नियुक्ति हो गई, और हम लोग यहाँ आ गए, और खाली थी। मुझे लगा कि क्या काम करना चाहिए, और मैंने वहां पर महिलाओं के साथ जेल में काम करना शुरू कर दिया, पुरुषों के साथ काम करना शुरू कर दिया, और जेल के बंदियों के साथ मैंने उनके ट्रेनिंग का, उनके स्ट्रेस मैनेजमेंट का, और उनके बीच में त्योहार मनाने का बहुत सारे काम किए, और बहुत मजा आने लगा, और मुझे लगा कि सार्थकता है मेरी। ये सब चल रहा था, उसी बीच रेप विक्टिम्स के मुकदमे आने लगे। 2012 का दंगा हुआ। जब 2012 का दंगा हुआ, मैं बहुत परेशान हुई, क्योंकि मुझे पता था कि जिस समय मैं लड़ रही थी, तो एक अकेली औरत लड़ रही थी, और 2012 के जो मुजफ्फरनगर के दंगे थे, उसमें भी महिलाएं बहुत हद तक पीड़ित थी, बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, बलात्कार के बड़े बड़े घटनाएं हुई थी। उसी समय मुझे सोशल मीडिया से आपके बारे में पता चला, आप उस समय वहां थे, मैं लगातार आपके संपर्क में रही, मैंने वहां की परिस्थितियां जानी, और मैंने फैजाबाद शहर में एक बहुत बड़ा शांति मार्च आयोजित किया। उस मार्च में बहुत सारे सेक्युलर लोग, बहुत सारे डरे हुए मुस्लिम समाज तो सामने आया, करीब 150 लोग आए थे, जो बहुत बड़ी बात है फैजाबाद जैसे छोटे शहर के लिए। लेकिन जो वहां का हिंदू तबका था, उसने मुझे धमकियां दी। अच्छा। उसने मेरा विरोध किया, और उन्होंने कहा कि आप एक हिंदू होकर ऐसा कैसे कर रही हैं, आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भी कोई बात गलत होती है, वो मेरी यात्रा को और मजबूत करती चली जाती है। और मैंने उनको सिर्फ एक बात का जवाब दिया था कि दंगा कहीं भी होगा, चाहे हिंदू करें या मुसलमान करें, मुझे नहीं पता, लेकिन अंत में पीड़ित सिर्फ एक औरत होती है, और मेरी लड़ाई सिर्फ उस औरत के लिए है। मुझे नहीं पता कि दंगा क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर ये मार्च कर रही हूँ या मैं विरोध कर रही हूँ, तो मैं उन औरतों के लिए कर रही हूँ जो इन दंगों की शिकार हुई हैं। किसी का पति मरा है, किसी का बच्चा मरा है, किसी की इज्जत लूटी गई है। तो ये जो कुल मिला के है, दंगे हमेशा औरतों के खिलाफ टूल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। वो चलता रहा। फिर जीवाश्रय संस्था के संपर्क में आई, क्योंकि जानवरों से बहुत लगाव था, और जो लाइफ का सबसे क्राइसिस भरा पीरियड था मेरा, उस समय मेरे पास सिर्फ मेरे जानवर थे मेरे सपोर्ट के लिए।
और मेरी सुरक्षा के लिए। तो वो एक अलग नाता बन गया और जीवाश्रय संस्था से जो मैं फिर जुड़ी हूँ 2014 से आज तक मेरा वो सफर चल रहा है। जी 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 जी। आप राजनीतिक मुद्दों पर भी बहुत सक्रिय रहती हैं। हम देखते हैं पुलिस आपको पकड़ के घसीट रही है, उठा के ले जा रही है। तो आप कैसे प्रेरणा पाती हैं इतने संघर्ष की, और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रेरित करती हैं संघर्ष करने के लिए? सर, मुझे प्रेरित और शक्ति दोनों चीज ही कोई अन्याय करता है। जब भी किसी के प्रति कोई अन्याय होता है, पुलिस ने अभी जब मुझे गिरफ्तार करके 5 दिन के लिए जेल भेजा था, तभी मैंने मुद्दा उठाया था कानपुर के जो शेल्टर हाउस में 56 लड़कियां 99 लड़कियां HIV पॉजिटिव थी और उसमें से 13 लड़कियां गर्भवती थी और माइनर थी। तो ये एक लड़ाई थी कि जो बच्चियां पहले से अनाथ हैं, जिनका संरक्षक राज्य है, जिनका संरक्षक DM है, जिनके संरक्षक मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन लड़कियों के साथ क्या हो रहा है कि वो गर्भवती हो गई। वो माइनर बच्चियां हैं जो अनाथ हैं, उनके पास परिवार नहीं, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, तो उनकी आवाज कौन उठाएगा। और मेरे अपने लाइफ की जो जर्नी है उसमें मैंने एक ही चीज देखी कि अगर मैं अकेली थी तो मुझे लगता है कि अब किसी भी पीड़ित व्यक्ति को मैं अकेले नहीं रहने दूंगी। और मैं बस राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने जा रही थी, जिस पर मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लखनऊ GPO से गाली गलौज करके, माँ बहन की गालियां देते हुए, मारते हुए मुझे गिरफ्तार किया उन्होंने और जेल भेजा। उसके बाद ये लगातार सिर्फ यही है कि अगर कहीं भी अन्याय होता है मैं उसके खिलाफ खड़ी होती हूँ। राजनीतिक रूप से सामने आना, क्योंकि मेरे पार्टी के जो नेता हैं उनकी विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ, सिर्फ उनकी नहीं, पीछे से पूरी समाजवादी विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ। कभी मैं उनकी बड़ी निंदक रहा करती थी, जब वो मुख्यमंत्री थे मैंने उनकी बहुत निंदा भी करी है, मेरे बहुत सारे फेसबुक पोस्ट, क्योंकि मैं सही और गलत में चलती हूँ हमेशा। तो ऐसा नहीं था कि मैं भक्त हूँ उनकी, लेकिन बाद में मेरे परिवार को स्पेशली फिर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा टारगेट किया जाने लगा कि ये परिवार, ये जो महिला है बड़ा रेडिकल लिखती है, ये अन्याय के खिलाफ क्यों लिखती है। और मेरे पति को धमकियां दी गई कि आप अपनी पत्नी से कहिए कि फेसबुक पर लिखना बंद करें, अन्यथा आपका ट्रांसफर कर देंगे। तो उन्होंने सीधे ये कहा कि वो एक अलग नागरिक हैं, एडल्ट हैं, वो अपनी विचारधारा से चलती हैं, मैं अपनी विचारधारा से चलता हूँ। और वो दबाव में हम लोगों को फिर एक बार मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का शिकार होना पड़ा। फिर हमारे ट्रांसफर किए गए, फिर अटैच पोस्टिंग पे बैठाया गया। तो मुझे लगा कि अब अगर मुझे सिस्टम में सही और गलत की बात अगर करनी है, गलत का विरोध करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे राजनीतिक मजबूती चाहिए होगी, मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जो जहां मैं मजबूती से अपनी बात रख सकूं, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं ये बात कहूं। और उसके लिए फिर मुझे मजबूरी ही कहिए, लेकिन हाँ, राजनीति में आना पड़ा। हालांकि पारिवारिक बैकग्राउंड है राजनीति का, लेकिन अभी तक मैं सक्रिय नहीं हुई थी। और ये सक्रिय होने में हमारी वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत प्रेरणास्पद है और महिलाओं को संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। हम शुभकामना व्यक्त करते हैं कि आप आपकी इस राजनीतिक सामाजिक संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ती जाएं और सफलता प्राप्त करें और दूसरों को ऐसे ही प्रेरणा देती रहें। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मौका मिला तो आपसे फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।